चलिए बेटा, तो हम लोग ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग ने रेडिएशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था। रेडिएशन क्या है? एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने नोटिस किया कि वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। ओके, चलो माना इस बात को भी। और दूसरी बात हम लोग ने इसमें ये देखा कि वैक्यूम में इसकी स्पीड अराउंड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। रेडिएशन को समझने के लिए हमने क्या देखा कि जब भी हीट आप इंसिडेंट करते हैं किसी बॉडी पे, तो उसके तीन यूजेस होते हैं। कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा ट्रांसमिट होता है। ओके बेटा, तो अब हम लोग ने देखा एक कुछ ऐसी बॉडीज होती है जो जिसपे आप जितनी हीट इंसिडेंट करो वो पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नेचर में ऐसी कोई बॉडी अवेलेबल वैसे तो नहीं, 100% परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई नहीं। हाँ, मगर नियरेस्ट अप्रोच क्या है? नेचुरली लैम्प ब्लैक। आर्टिफिशियली क्या बनाने की कोशिश की गई? फेरी की परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना। तो फेरी ने बनाने की कोशिश की परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वो भी फिर भी वो भी 100% परफेक्टली ब्लैक नहीं है, है ना। अब हमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज को पहले समझना पड़ेगा जो सामने आने वाली है, जैसे कि एमिसिव पावर और साथ ही साथ आपका एमिसिविटी करके, है ना। एमिसिव पावर एंड एमिसिविटी। तो पहले ये टर्मिनोलॉजीज को हम लोग ले लेते हैं। सपोज सबसे पहले एमिसिव पावर। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, अमाउंट ऑफ हीट यानी कि थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय एनी बॉडी at a given temperature is called as emissive power of that body at that temperature. Emissive power of that body at that temperature. तो जब किसी बॉडी में से हीट रेडिएशन निकलती है बाहर, तो एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में से कितनी हीट बाहर निकली है? एक सेकंड में एक यूनिट एरिया से कितनी हीट बाहर निकली है? इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? दैट इज एमिसिव पावर E इज इक्वल टू Q अपॉन A T, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। क्योंकि अब T की वैल्यू 1 सेकेंड, एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर डालोगे तो एमिसिव पावर किसके बराबर हो जाएगा? हीट रेडिएशन के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता? बताओ क्या आएगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? सॉरी, जूल। हीट का क्यू का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड। तो हमारा ऐसा यूनिट जो आएगा इसका, ये आ जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या जिसको हम लोग कहेंगे वैट पर मीटर स्क्वायर। समझा? वैट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जूल पर सेकंड क्या होता है? वैट। वहीं अगर मैं आपसे कहूं डायमेंशन, डायमेंशन क्या रहेगा इसका? आप इस पे से बना सकते हैं। वैट का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 T-3, और एम स्क्वायर का क्या रहता है? L2। तो L2 कैंसिल हो जाएगा, m1 L0 T-3, या m1 T-3, ये आपका क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है।
फिर इसी के साथ जुड़ा हमारा अगला डेफिनेशन आता है बेटा एमिसिविटी। अगला डेफिनेशन क्या आएगा आपका? एमिसिविटी। अब ये एमिसिविटी क्या चीज होती है? आपने पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, आपने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट या एब्जॉर्ब अपॉन अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ अपॉन अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। एमिसिविटी क्या है? हम लोग एमिसिविटी कैसे कंपेयर करते हैं? किसी ऑर्डिनरी बॉडी की अगर मुझे एमिसिविटी देखना है तो मैं क्या करता हूं, उस पर्टिकुलर ऑर्डिनरी बॉडी की एमिसिव पावर को परफेक्टली ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से कंपेयर करके देखता हूं। कंपेयर मतलब डिवाइड करके देखता हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर of any body to the emissive power of perfectly black body is called as emissivity। एमिसिविटी और कोइफिशिएंट या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है कोइफिशिएंट ऑफ एमिशन। कोइफिशिएंट ऑफ एमिशन। मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखेंगे हम, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना। अब ऐसा है बेटा, ये एक्चुअल में क्या देखता है? एक्चुअली ये चीज ये बताती है कि कोई बॉडी कितनी अच्छी एमिटर है। देखो सब, जैसे कि आपको याद होगा जब मैंने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर है। तो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर कौन? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी सबसे अच्छी एब्जॉर्बर, उससे अच्छी एब्जॉर्बर कोई नहीं, समझे ना। तो अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी सबसे अच्छी एब्जॉर्बर है तो सबसे अच्छी एमिटर भी कौन सी होगी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मतलब ये होगा कि बाकी की कोई भी तुम बॉडी उठा कर रख लो, बाकी कोई भी बॉडी यूज करो तुम, तो वो एमिटर होगी, अच्छी होगी, मगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी से अच्छी तो नहीं होगी, है ना। अब मैं कंपेयर करके देखता हूं, अच्छा ये ऑर्डिनरी बॉडी उठाया मैंने, इसका एमिसिव पावर और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, है ना, कितना है, कैसा है, हम लोग ये देखते हैं। ऑफ कोर्स ये कैप एमिसिव पावर जितना कम होगा ऑर्डिनरी बॉडी का, एमिसिविटी भी उतनी कम होते चले जाएगी, है ना। सॉरी, हाँ, कम होते चले जाएगी। और ये जितना बढ़ते जाएगा एमिसिव पावर भी बढ़ेगा। अगर मान लो किसी बॉडी का एमिसिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर है ना, इसका मतलब वो बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या आएगा? 1। मतलब वो भी क्या होगी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी वो, है ना। तो हम लोग यहां लिखेंगे इट शोज हाउ गुड emitter is a certain body। ये बताती है कि कोई बॉडी कितनी अच्छी एमिटी है, बॉडी है, एमिटर है। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई और ईबी की वैल्यू सेम हो जाएगी। एमिसिविटी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एमिसिविटी इज इक्वल्स टू 1 फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एमिसिविटी इज इक्वल्स टू 1। इट इज अ unitless and dimensionless क्वांटिटी। ना ही इसका कोई यूनिट है, ना ही इसका कोई डायमेंशन, जैसे कि इनका ना ही कोई यूनिट था, ना ही कोई डायमेंशन।
ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, नहीं ब्लैक बेसिस में आया था ना वो, ठीक है। ब्लैक बॉडी परफेक्टली, ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम नाम दिया था ना मैंने, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हो गया लिखना। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के हिसाब से, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो घुमाओ फिराओ थोड़े से छुपे हुए जो पूछ लेता है उसके हिसाब से, तो पूरा अच्छे से ध्यान देना। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? स्पेक्ट्रम ये वर्ड कहीं सुना है आपने इससे पहले? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम बोले ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का बेसिक मीनिंग होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऐसा है बेटा कि क्या होता है कि हम लोग जब देखते हैं कि जैसे सन है हमारा, गर्म एकदम बॉडी, हॉट बॉडी है, उसमें से अलग अलग टाइप की वेवलेंथ निकल रही है, और तकरीबन सारी वेवलेंथ जो है आपको मिलेगी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होती है। उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम मिलता है, उसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मिलता है, उसमें यूवी स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम का बेसिक मीनिंग होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि इवन आप जो देखते हैं, जो हम लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, है ना, तो मोबाइल फोन्स में जो अलग अलग नेटवर्क का जो ओनर है ना, वो कौन है मालूम क्या? कौन है नेटवर्क का ओनर्स? जो एक सैटेलाइट है ऊपर बैठा हुआ, सैटेलाइट में से क्या हो रहा है हमारे पास, है ना, अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव्स बाहर निकल रही है, अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव्स बाहर निकल रही है। ओके। अब कम से कम से लेकर ज्यादा से ज्यादा, बेटा इधर ध्यान दो, सब पीछे बैक बेंचर्स इधर ध्यान दो आप। कम से कम वेवलेंथ से लेकर ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ की बाहर वेव्स निकल रही है, बहुत सारी वेव्स। इसका मेन ओनर है आपके गवर्नमेंट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से चलता है कौन? बीएसएनएल, है ना। तो ये इसका मेन ओनर होता है बीएसएनएल। हम लोग बोलते हैं अरे बीएसएनएल बकवास है, अरे बेटा वही सबका बाप है ना। तो बीएसएनएल इसका मेन ओनर होता है, और यही होता है। अब होता क्या है, इसकी बोली लगती है, बोली लगती है कि भैया कौन कौन सी स्पेक्ट्रम खरीदेगा, है ना। इमेजिन हम करते हैं थोड़ी देर के लिए, हम कॉन्सेप्ट पे ना जाके इमेजिन हम करते हैं ऐसा कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना अच्छा सिग्नल रहेगा, ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं। जितना कम वेवलेंथ है ना, उतना थोड़ा सा वीक सिग्नल रहेगा। तो बोली लगती है सबसे पहले हाईएस्ट इसके लिए कि भाई बताओ ये कौन खरीदेगा, है ना। हाईएस्ट जो कहा जाएगा वेवलेंथ वाला, यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक, इसमें कई 100 करोड़ वेवलेंथ आ जाएंगे। और तो भाई अच्छा ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मान लो जियो वाले ने, अंबानी जी ने लगाया इसका कि भैया मैं खरीदूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर सरकार को वो सालाना किराया देती है कई 100 करोड़ का इसको यूज करने की। तो ये यहाँ से यहाँ तक जियो वाला इस्तेमाल करता है। फिर थोड़ा उससे लो क्वालिटी आया, तो बोले ये कौन खरीदेगा, तो बोले वीआई ने बोला कि मैं खरीदूंगा ये, है ना। फिर उससे थोड़ा लो क्वालिटी, बोले ये कौन खरीदेगा, चलो बोला एयरटेल ने बोला कि मैं ये खरीदूंगा। एक बहुत पहले हुआ करता था, शायद आपने सुने नहीं होंगे इसके बारे में, एक यूनिनॉर, सुने हैं इसका? टेलीनॉर, टेलीनॉर सुने हैं ना। यूनिनॉर था उससे पहले उसका नाम, उससे पहले भी कुछ और नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ये सबसे सस्ता प्लान देता था, सबसे सस्ता प्लान देता था वो। जैसा कि ये लोग जैसे कि मान लो कि 1 रुपए में 1 मिनट देते थे, है ना, तो ये बोल जाओ 1 रुपए में 10 मिनट बात करो, है ना। हमारा बिल्कुल बिंदास, मतलब बहुत सस्ते में प्लान देता था। मगर इसके नेटवर्क के बड़े प्रॉब्लम, तुम एक बार में कॉल नहीं लगता था,
2-3 बार लगाना पड़ता था। डायल करो, टुंग 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 जाके फिर बाद में लगता था कॉल। और फिर तुम भूल जाओ उसका, तो ये इंटरनेट यूज करना तो भूल ही जाओ, है ना। तब तब का जमाना था जब 250 रुपये में 1 GB मिलता था। तो वही ऐसा है, तब के उस वक्त वो एक बार के लिए है, रोज नहीं, सिर्फ एक बार 250 रुपये में 1 GB मिल जाता था, 250-300 रुपये में। अब उसी को बेचारे हम लोग जतन कर करके एक महीना चला देते, एक ही GB। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग हमेशा बोलते थे कि जैसे आता था मैसेज, कितना परसेंट संभावना है कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को टेलीनॉर यूज करने की सलाह देंगे। मैं लिख के भेजता था 5%, 10%। फिर उसको कॉल आता था, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हमारे, बोले इतना कम आपने क्यों रेटिंग दिया। फिर मैं बोलता था कि सर नेटवर्क तुम्हारा ऐसा है। बोले सर हमारे इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं। अरे क्या वर्क करेंगे इंजीनियर्स, तुमने खरीदे हुए लो क्वालिटी का वो सिग्नल जो दूर तक जा ही नहीं सकता, है ना, वो बार बार उसका एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। तो तुम कितने इंजीनियर कितना भी वर्क कर ले, पे वो होने नहीं वाला। बस वो टालते रहते, हाँ हमारे इंजीनियर वर्क करे, हाँ इंजीनियर वर्क करे, एसी लगने वाली है, एसी लगने वाली है, वो टालते रहते। है ना। द फैक्ट इज कि कभी सिग्नल सुधरने नहीं वाला, एंड द सेकंड फैक्ट इज एसी कभी लगने वाली नहीं है। तो भैया ऐसा है, तुम कुछ भी कर लो ये होने नहीं वाला। आई बात समझे। तो भाई ऐसा है कि वही होता कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यहां से लेकर यहां तक की फ्रीक्वेंसी कौन खरीदेगा। तो जियो तो उसको फ्रीक्वेंसीज को नाम देते बोले स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम एक जमाने में आया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। कांग्रेस का कोई एक पर्टिकुलर एक नेता था, ऐसा सुनने में आया कि उसने बहुत बड़ा घोटाला किया था। ये जो जिसकी कीमत मान लो फॉर एग्जांपल कुछ 15 लाख करोड़ रुपए शायद होना चाहिए था, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम अमाउंट, मैं अपने मन से शायद थोड़ा बहुत फिगर करके बोल रहा हूँ। 15 लाख करोड़ होना चाहिए था, वो सामने वाली कंपनी को, इसी को टेलीनॉर को कुछ उसने 6 लाख करोड़ रुपए में बेच दिया था। और उसके लिए उस कंपनी ने उसको रिश्वत दी थी, कितने की, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए की, 2 लाख करोड़ की इतनी रिश्वत दी थी कि तो ठीक है तुम हमको सस्ते में बेच डालो। वो उस वक्त के शायद कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, ऐसा उस वक्त हमने पेपर्स में पढ़े थे, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत। तो यही होता कि उसमें लिख कर आया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G, अभी आप 5G इंजॉय कर रहे हैं जियो में, कुछ कुछ उसमें ज्यादातर 4G चल रहा है, उससे पहले 3G आया था, और उससे भी पहले 2G, है ना। सबसे हम लोग ने तो 1 GB यूज किया, लोडिंग लोडिंग, 15 मिनट तक लोडिंग। है ना, 15 मिनट तक ऐसे ही चलता था। तो भाई खैर हम लोग जो देखते कि यहाँ पर 2G स्पेक्ट्रम के उस वक्त लो फ्रीक्वेंसीज उन्होंने बेचे थे, टेलीनॉर को बहुत ही ज्यादा कम दाम में बेचा थे। तो उसका कुछ उनको पर हुआ था, और उसी के अगेंस्ट बहुत बड़ा कैंपेन चला था। फिर बीजेपी उसी के को ही उठाकर, मुद्दे को उठाकर वो जीत के आई थी उस टाइम पे। तो भाई इस तरह से हम लोग ने जो देखा कि भाई ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो वैसे ही जैसे ये तो रेडियो के स्पेक्ट्रम्स थे, रेडियो वेव्स की, ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोग बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी विजिबल सोर्स से एक रेड कलर की लाइट आती है, और साथ ही साथ एक वायलेट कलर की भी लाइट आती है। जैसा तुम अगर मान लो आप सूरज की रोशनी देखेंगे, तो सूरज की रोशनी की कलर क्या है, सूरज की रोशनी का कलर क्या है। अरे बोलो, बिंदास बोलो। ऑरेंज। अब्दुल्ला क्या लगता है क्या कलर है, सनलाइट का क्या कलर है, सनलाइट का कलर क्या है, सनलाइट का क्या कलर है। अबे सनलाइट, बटन लगा, सनलाइट का क्या कलर है, सनलाइट का कलर नहीं मालूम क्या। अबू सर बोल। येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, बोलो बोलो। येलो और ऑरेंज और कोई भी कलर नहीं है, ये आज आना अलग ही निकला कुछ। बोले सूरज का कोई कलर ही नहीं है, बोले रोशनी का। अबे इसका कलर है व्हाइट। बोला तो था, तो मुंह दबा दबा के बोलेंगे कहां से समझ में आएगा। अरे भैया व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर होता है इसका एक्चुअल में। वो अलग बात है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हम लोग जब तक रोशनी हमारी जमीन तक पहुंचती है तो हमको थोड़ा सा येलोइश और ऑरेंजिश टाइप का कलर नजर आता है। ये कॉन्सेप्ट आप जब रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ेंगे उसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा।
खैर ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा यहाँ पे, एक्चुअल में व्हाइट कलर होता है, और इस व्हाइट कलर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों के सात कलर होते हैं। सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है ना। ये वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है रेड कलर का, फिर थोड़ा थोड़ा वेवलेंथ कम 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 थोड़ा थोड़ा कम होते जाता, और आप देखते थोड़ा सा वो रेड से थोड़ा थोड़ा ऑरेंज की तरफ, तुमने देखेंगे कंप्यूटर्स में बताता, एक डंडी आती है यहाँ पर, हाँ, उसमें एक बताता वायलेट कलर आता है, यहाँ पर रेड कलर आता है, उसमें उसको एडजस्ट करना मोबाइल में दिखता है यार, वो कंप्यूटर्स तो बहुत दूर की बात है। अपन बोलते हैं ना कौन सा भाई फॉन्ट कौन से कलर का सेट करना है, तो फिर आप ये ऐसा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, है ना। फिर उसमें भी कौन सा आना है भाई, वो बहुत बारीकी से काम चलता है। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और जैसे 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 थोड़ा 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 कम 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 करते आएंगे तो फिर वायलेट तक पहुंचेंगे आप, है ना। तो ये आपकी वायलेट होती है, और इससे भी ज्यादा अगर आप कम करेंगे तो फिर आप घुस जाते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अगर इसको बढ़ाते गए बढ़ते गए तो क्या, इंफ्रारेड रीजन में, तो इंफ्रारेड रीजन में आप घुस जाते हैं, है ना। आई बात समझ में आपको बेटा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि जब भी अगर किसी बॉडी को आप गर्म करते हो, जब भी किसी बॉडी को आप गर्म करते हो, भाई सुन लो मेरी बात है, जब भी कभी आप किसी बॉडी को गर्म करते हो तो भैया उसमें से हर एक टाइप का रेडिएशन बाहर निकलता है, हर एक टाइप का रेडिएशन बाहर निकलता है, मतलब जो भी थर्मल रेडिएशन जो रहता होगा हर एक टाइप का वो निकलता है। मतलब उसमें से यूवी रेज भी निकलेंगे, उसमें से विजिबल स्पेक्ट्रम भी निकलेंगे, उसमें से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी बाहर निकलेंगे, ये सारे टाइप के रेडिएशन बाहर निकलते हैं एट ऑल टेम्परेचर्स। बस इतना है कि उनकी इंटेंसिटी बदलती रहती है। किसी टेम्परेचर पे यूवी रेडिएशन की जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, किसी टेम्परेचर पे आपके इंफ्रारेड की ज्यादा होती है, और किसी टेम्परेचर पे आपके विजिबल की ज्यादा होती है। जैसे सूरज का जो टेम्परेचर है, जो सूरज का टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा दो रेडिएशन को इमिट कर रहा है, एक है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्या बता सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे, अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस, ये दोनों बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपकी इमिट कर रहे हैं, और ये हमारे अर्थ तक पहुंच रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जो एक ब्लैंकेट लगी हुई है ओजोन लेयर की, जिसको हम बहुत मजे से छेद कर रहे हैं जिसके अंदर, वो हमको यूवी रेस से बचा रहा है ना। मगर बोलता है ना इंसान है भाई, वो तो मतलब अपने क्या बोलते हैं, अपने आप को मरवा के ही मानेगा, ऐसी सिचुएशन है। तो भाई हम लोग जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो अर्बनाइजेशन जो कर रहे हैं हम लोग इतना इस हद तक, तो हो क्या रहा है बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक का जो एटमॉस्फेयर का जो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर वो बढ़ाते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, और वो अब अल्ट्रावायलेट जो आना चाहिए अर्थ पे, जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आना चाहिए, उससे कई ज्यादा क्वांटिटी में एंटर हुआ है, और उससे फिर हमको ऑफकोर्स हार्मफुल इफेक्ट होंगे। खैर वो तो बायोलॉजिकल पार्ट है, वो सर आपको पढ़ा देंगे उस चीज में, इकोसिस्टम क्या नाम है पता नहीं मुझे चैप्टर का, तो उसमें पढ़ा देंगे, बट हम लोग को जाना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ये क्या कहता है ना, तो हम लोग यहां कहेंगे इट इज ऑब्जर्व दैट a black body at a given temperature, a black body emits radiation of all possible wavelengths at all possible temperature, जिसको ग्राफिकली अपन बनाएंगे। तो यहां पे रेडियंट पावर, और यहां पर है वेवलेंथ विच इज जनरली इन नैनोमीटर्स। और ठीक है, मैं यहां पे टेम्परेचर की रेंजेस बना रहा हूं, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 एंड 3000। ओके बेटा, वो ब्लू वाला पेन का है, कहाँ चलेगा, तो ब्लैक ही चलेगा अभी। तो देखो, जब किसी बॉडी का, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 3000 केल्विन है,
तो मैं क्या देखता हूं कि उसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। बोले कैसा आ रहा है? पहली बात तो देखने में आ रहा है ये ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं है। बोले यूनिफॉर्म कैसा होता? यूनिफॉर्म ऐसा होगा कि आप एक्स एक्सिस की वैल्यू को बढ़ा रहे तो ये एक तो ऐसा जा रहा है ना, या फिर ऐसा जा रहा। एक तो लगातार बढ़ रहा या लगातार कम हो रहा, दोनों में से कुछ एक था। तो मैंने मान लो टेम्परेचर इसका अंदर रखा था 3000 केल्विन। तो ये टेम्परेचर है 3000 केल्विन और हमने देखा कि ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा बना। यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है। हम देखते हैं कि शुरुआत में जब मैं वेवलेंथ बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं, मैं देखता हूं रेडियंट पावर या फिर आप उसको एमएससिव पावर भी बोल सकते हैं। कुछ किताबों में एनसीईआरटी में रेडियंट पावर है, कुछ किताबों में एमएससिव पावर भी बोला हुआ है। तो जैसे 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 मैं वेवलेंथ बढ़ाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, टेम्परेचर को मैं फिक्स रखता हूं 3000 केल्विन। तो मैं ये देखता हूं कि भाई आपका यहां पर तो भैया इसका एमएससिव पावर बढ़ जा रहा है। बोले ये समझ नहीं रहा कैसा हो रहा। असल में देखो क्या हो रहा, ये एक पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी कंसिडर करो है ना, और उसको इमेजिन करो कि उसमें तुमने बहुत सारी हीट इंसिडेंट कर डाली। क्या करे आपने? हीट इंसिडेंट करा। ब्लैक बॉडी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? ट्रांसमिट नहीं, ट्रांसमिट नहीं। ट्रांसमिट बोले तो भाई अपने पास रखता नहीं हो। ट्रांसमिशन अलग होता है, एमिशन करेगा। ब्लैक बॉडी पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर एमिट करेगा। मैं देखूं अरे बाबा इसमें से तो बहुत सारी हीट रेडिएशंस बाहर निकल रही, और मैं उन हीट रेडिएशंस में देखता हूं कि अच्छा मैं ये देखूंगा कि ये हीट रेडिएशंस की जो है ना जो निकल रही है बाहर, उनकी वेवलेंथ क्या है, मैं वो नोटिस करके देखता हूं। तो मैंने देखा अरे देखो ये एक रेडिएशन दिख रहा है, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो एक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, और एक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ बहुत ही कम है। अरे ये भी हो रहा, ये तो 3000 नैनोमीटर से बड़ी वेवलेंथ है और ये तो 500 नैनोमीटर से छोटी वेवलेंथ है। अरे एक मैंने देखा कि अरे भैया इसमें तो 2000 वाली भी है, अरे इसमें तो 2500 वाली भी है ना, और मैंने देखा 2400 वाली भी है। अरे 2400 वाली एक और मिली, अरे 2400 वाली एक और मिली, अरे 2300 वाली एक और मिली, है ना, अरे एक 1000 वाली भी मिली, और आपने कहा कि अरे ये तो 1500 वाली भी मिल गई, है ना। मैं बोल रहा हूँ इतने सारे तकरीबन सारे के सारे वेवलेंथ मिल रहे। 500 नैनोमीटर से कम, इसलिए जीरो से पकड़ के बोलो तो भैया 3000 से आगे तक की सारी वेवलेंथ मिल रही है अपने को। अच्छा ठीक है, मगर मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा कौन सी वाली वेवलेंथ मिल रही थी? 2400। मान लो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी मिली, सबसे ज्यादा कौन सी रेडिएशन वाली वेवलेंथ है? 2400। तो मैं बोलूंगा इस बॉडी ने जो आपकी हीट रेडिएशन इमिट करी है ना, तो सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा जो एमिसिव पावर था, या फिर मैं कहूंगा कि देखो 2400 जो वेवलेंथ वाली है उसका अगर मैं एनर्जी देखूंगा कि कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है यहां से उसकी, है ना, वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी गलत बोल दिया मैंने। मैं बोलूंगा कि 2400 नैनोमीटर्स वेवलेंथ वाली अगर मैं रेडिएशन देखूंगा तो मैं ये देखता हूं कि इस रेडिएशन की एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है। बोले नहीं समझा फिर भी? जैसे मिसाल के तौर पे देख, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि भाई मैंने क्या करा, एक चूल्हा जलाया या फिर किसी चीज को मैंने बर्न किया तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि वो रेड हॉट कलर का हो गया, है ना। जैसे लोहा है, लोहा गर्म कर रहे हैं आप, आपने देखा एकदम रेड हॉट कलर का हो गया, है ना। अब रेड हॉट कलर का हो गया तो इसके मतलब हम लोग ये समझ रहे होंगे अच्छा अच्छा ये रेड हॉट कलर का हो गया, इसमें मतलब ये हुआ कि रेड कलर की वेवलेंथ बाहर निकल रही है। क्या होती है अप्रोक्सीमेशन में रेड कलर की वेवलेंथ? बोलो बोलो, अरे पढ़े है ना बायोलॉजी में, रेड कलर की क्या वेवलेंथ होती है? अप्रोक्सीमेशन बताओ। 700 नैनोमीटर्स के आसपास पकड़ लो, मैं चलो तुम्हारे लिए रफली ले लेता 700 नैनोमीटर्स। तो मैंने बोला 700 नैनोमीटर्स, मैं बोलूंगा अच्छा ये तुम रेडिएशन दे दो ब्लैक, ये जो तुम लोहा तुमने गर्म किए उसमें से रेड कलर का लोहा नजर आ रहा है ये, तो मैं बताऊंगा, पूछूंगा तुमसे कि रेडिएशन कौन सा बाहर निकल रहा है। तुम बोलेंगे सर इसमें से रेड कलर का वेवलेंथ बाहर निकल रहा है, उसकी वैल्यू 700 नैनोमीटर्स है। मैं बोल रहा अब एक काम कर, तू एकदम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर, तू एकदम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर, एकदम बारीकी से देख, और अब मुझे बता तो तूने बारीकी से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा, तूने बोला अरे सर यहाँ तो सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ नहीं है, यहाँ तो और भी है, यहाँ तो येलो भी है, ग्रीन भी है, वायलेट भी है, मगर ऐसा देखने में तो हमको सिर्फ रेड कलर का नजर आ रहा। तो बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा? तो हम कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा जो एमिसिव पावर है वो किसका है? रेड कलर की वेवलेंथ का है ना। फिर मैंने और गर्म किया, और गर्म किया, और गर्म करा, उसको मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ चूल्हे का, तुमने देखे वो रेड से थोड़ा येलोइश टाइप में आ गया।
मैं बोलूंगा अब बता कौन सी वेवलेंथ निकल रही, तो बोलेगा सर इस बार सभी वेवलेंथ बाहर निकल रही है, अभी भी सभी वेवलेंथ बाहर निकल रही है, इसमें से अल्ट्रावायलेट भी बाहर निकल रही है, इसमें से इंफ्रारेड भी बाहर निकल रही है, इसमें से ग्रीन भी बाहर निकल रही है, रेड भी बाहर निकल रही है, मगर सबसे ज्यादा जो बाहर निकल रही है, सबसे ज्यादा जो एमएससी पावर है वो किसका है? येलो कलर का। और गर्म करो और गर्म करो और गर्म करो, करते 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 कहां तक जाएगा? ब्लू कलर तक जाएगा। देखिए अपने गैस का चूल्हा है ना, उसका कलर कौन सा होता है? ब्लू। हीलियम गैस में जो जलता है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है ना। अगर तुम खाना वाना पकाए होंगे, ऐसा देखे होंगे, गैस पकाए क्या आपने कभी? वॉइस पहले सीख लेते चीजों में। अब ऐसा है कि हम देखते हैं, अगर हम खाना पकाते बैठे, मान लो एक पर्टिकुलर यूटेंसिल में एक पानी रख लिया हमने फॉर एग्जाम्पल ले लिया, और हमने एक सादा चूल्हा आता लकड़ी का, है ना, लकड़ी की चूल्हे लगाए और यहाँ गैस पे रखे। मुझे बताओ सबसे ज्यादा पानी तेजी से कहाँ उबलेगा? गैस के चूल्हे, है ना। तो लकड़ी के चूल्हे पे तुम्हारा इतनी जल्दी पानी उबलेगा, और लकड़ी के चूल्हे में जो आग लगती है उसका कलर क्या होता है? येलो एंड ऑरेंज टाइप का होता है ना। और गैस पे जो चूल्हा रहता तो, है ना, ब्लू टाइप का होता वहां पर। तो भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, है ना, आप ऑरेंज येलो से लेकर ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होते जाते हो। तो भाई मैं बोलूंगा कि भैया यही कॉन्सेप्ट को यहाँ बताया गया, यही कॉन्सेप्ट सारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। तो हम लोग ने क्या देखा कि जब भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने जब बॉडी को देखा, ब्लैक बॉडी को, तो उसमें से सारी के सारी रेडिएशन बाहर निकलती हुई नजर आई। मगर मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन जो है सबसे ज्यादा निकल रहा था, उसका एमिसिव पावर सबसे ज्यादा था, है ना। जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पर ले लिया कि देखो मान के चलो 2400 का सबसे ज्यादा एमिसिव पावर है, ठीक है। अब टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अब कर देंगे 4000 केल्विन, और जब 4000 केल्विन करेंगे तो अब मैं देखता हूं कि ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। दिस इज एट 4000 केल्विन, ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। अगर आपने देखा होगा जो मैक्सिमम पीक था जिसमें एमिसिव पावर सबसे ज्यादा था, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा था, इसको मैं लैम्बडा एम करके दूंगा, उसकी वैल्यू थोड़ी सी पहले से कम हो गई, है ना। ये जो पीक है वो कहां शिफ्ट हो गया? लेफ्ट साइड में। मैं बोलूंगा एक काम करो, टेम्परेचर को और बढ़ाओ, टेम्परेचर को और बढ़ाओ। तो ये देखो ऐसा हो गया। मान लो ये टेम्परेचर T3 इज इक्वल टू 5000 केल्विन है। तो आपने फिर से क्या देखा कि जिस वेवलेंथ पर एमिसिव पावर सबसे ज्यादा था, उस वेवलेंथ की जो वैल्यू है पहले से क्या हो गई? कम हो गई। अरे इधर सरकूंगा तो कम होगी ना वैल्यू, इधर सरकूंगा तो ज्यादा होगी। अब जरा रिकॉल करो, मुझे बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर का था? रेड। सरकते जाओ इधर, ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, है ना, फिर योर ब्लू, इंडिगो, वायलेट, है ना। जैसे जैसे आप 10 से रख रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही, रेड से वायलेट की तरफ, है ना। तो देखो तुम, जब तुम्हारा रेड कलर का था टेम्परेचर कितना था? 3000 केल्विन। तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा कलर नजर आ रहा था? रेड कलर। आपने टेम्परेचर बढ़ाए तो आप थोड़ा इधर शिफ्ट हो गए, यानी वेवलेंथ पहले से क्या हो गई? कम हो गई। वेवलेंथ पहले से कम हो गई। और अगर वेवलेंथ पहले से कम हो गई, यानी अब तुमको कौन सा कलर नजर आएगा? रेड नजर आएगा क्या? नहीं, येलो नहीं तो ऑरेंज कुछ उस तरह का नजर आएगा। मैं बोलूंगा टेम्परेचर को और बढ़ाओ, और सरक जाएगा इधर। तो हो सकता है ग्रीन कलर नजर आ रहा हो। मैं बोलूंगा टेम्परेचर को और बढ़ाओ, तो ये पीक और इधर सरकेगा, है ना। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, तो वो वेवलेंथ जिसपे एमिसिव पावर सबसे ज्यादा था, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द शॉर्टर वैल्यूज। वो कहां शिफ्ट हो रहा है? वो छोटे छोटे वैल्यूज की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, या लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस होते जा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम आगे जाके इस पर रिलेटेड बहुत सारे चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे हम यहां बैठे बैठे कैसे पता लगा लेते हैं कि ये फलाना स्टार, एक फलाना स्टार, मैं बात किसी कर रहा, स्टार, उसका टेम्परेचर ये है, वो वाला स्टार इसका टेम्परेचर ये है। हम यहां बैठे बैठे कैसे पता लगा रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने थर्मामीटर लेके लिए, लंबा एक थर्मामीटर फेंके वहां तक और वहां से उसको टेम्परेचर गिन लिए थे। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। हम ये इसी से पता लगा रहे हैं, इस वेवलेंथ की वैल्यू से पता लगा रहे हैं। एक मेरे को पर्टिकुलर स्टार ब्लू कलर का नजर आ रहा है ना, और एक पर्टिकुलर स्टार मुझे रेड कलर का नजर आ रहा है।
हम बोलेंगे ज्यादा गर्म कौन सा है, तो ऑफकोर्स ब्लू कलर का, क्योंकि उसमें से आपकी जो वेवलेंथ निकल रही है शॉर्टर वेवलेंथ, उसका टेम्परेचर क्या होगा फिर ज्यादा होगा, और उसका एमएसए पावर हमारे पास ब्लू कलर का ज्यादा है उस पर्टिकुलर स्टार में। आया पास में? ठीक है, तो चलो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लिखना है हमको फिर आगे। ऑब्जर्वेशंस। फटाफट लिखना। एट अ गिवन टेम्परेचर, एनर्जी is not uniformly distributed in the spectrum. At a given temperature, बेटा बातें बंद करो नालायकों के जैसा, चुपचाप लिखो इसको। द रेडियंट पावर emitted initially increases with increase in wavelength which is a maximum value and then decrease in with increase in wavelength. Full stop. The wavelength, the wavelength corresponding to the radiation of maximum intensity इसको हम लोग लैम्बडा मैक्स से इंडिकेट करते हैं, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये तभी बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा। थर्ड, एज द टेम्परेचर increases the value of maximum wavelength of emission or decreases, or we can say they shift towards, ये towards लिखा हुआ है, shorter wavelength, या फिर हम कह सकते हैं कि वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ बढ़ता जाएगा। एरिया अंडर द कर्व represents
total energy emitted per unit area by the black body at all wavelengths. At all wavelengths. Fifth point, at higher temperature, the radiant power or area under the curve corresponding to all wavelength increases. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेडियंट पावर की वैल्यू भी बढ़ते चली जाती है. तो जिस साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व किया था, इस ऑब्जर्वेशन को सिर्फ थेरोटिकली उन्होंने रिप्रेजेंट किया था. फिर एक साइंटिस्ट आए जो इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक मैथमेटिकल रूप दिया, जिससे हम कैलकुलेशन कर पाए कि भाई फलाना फलाना ऑब्जेक्ट जिसमें से ये वेवलेंथ आती हुई नजर आ रही है, उसका टेम्परेचर क्या होगा. जैसे हमको ये तो समझ में आ रहा कि अच्छा ऐसा होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ इधर शिफ्ट होते चला जाएगा, एमिसिव पावर बढ़ता जाएगा, रेडिएंट पावर बढ़ता जाएगा. मगर जैसा ये सिर्फ थ्योरेटिकली बातें थी, इसको पूरी तरह से कैलकुलेशन के लिए जो होना चाहिए, जो इक्वेशंस होना चाहिए, वो कुछ नहीं था अपने पास. तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर एक साइंटिस्ट आया वेन नाम का. उसने एक लॉ दिया जिसको हम लोग कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ठीक है. तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्या कहना था? द वेवलेंथ for which the emissive power of body is maximum is inversely proportional to absolute temperature. Is inversely proportional to absolute temperature of that body. That is, lambda max is inversely proportional to the temperature. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला, यानी कि एब्सोल्यूट स्केल में आंसर टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन स्केल में चाहिए होगा. अब यहां पर देखो आपके पास एक टर्मिनोलॉजी आई है बी करिए, वेयर बी इज वेन्स कांस्टेंट. जहां बी की वैल्यू, बी क्या है? वेन्स कांस्टेंट गिवन बाय बी इक्वल्स टू
2.897 into 10 raised to power -3 मीटर केल्विन। ठीक है, 2.897 into 10 raised to power -3 मीटर केल्विन। दिस लॉ इज यूजफुल। नालायकों इधर ध्यान दो रे, बातों में बिजी है। माँ बाप इसलिए भेज रहे हैं तुमको, टू डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड प्लैनेट्स बोल सकते हैं। तो ये लॉ जो डिस्टेंट स्टार्स और प्लैनेट्स है उनका टेम्परेचर नापने के लिए, है ना, हमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, लिख लो। एक काम करो, जगह छोड़ के नोट करके लिखो एक पॉइंट, जो बचा है आपको उसकी जगह छोड़ो, नोट करके पॉइंट लिखो, फिर बाद में कंटिन्यू करना आपका लिखना। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स depends only on temperature. Black body radiation curves depends only on temperature and not on the size, shape or material of the black body समझा ना? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता बेटा, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। कोई बोलेगा मेरे पास एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, कोई और एक दूसरी क्यूबिकल ब्लैक बॉडी है ना, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, और बोलेगा भाई बताओ कि इसमें से जो वेवलेंथ निकलेगी उसका मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएंट पावर वाली कौन सी वेवलेंथ होगी। तो हम लोग ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से। तो बोलेगा नहीं शेप अलग अलग है ना, ऐसा नहीं है, शेप से कुछ लेना देना, एरिया से भी कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ किस चीज से लेना देना है, टेम्परेचर से। ठीक, दैट्स इट, लिख लो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कल देखेंगे।